हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के गद्यखंड पाठ संख्या 5 नागरी लिपि, जो कि निबंध है और इसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। इस पाठ के सभी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में संग्रह किया गया है, जिसे अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? इसका सही उत्तर है, 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है, देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली आदि लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? इसका सही उत्तर है, लेखक ने संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, बंगला तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है, दक्षिण भारत की आरंभिक लिपि नागरी को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि नंदी नागरी ही थी। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? विवरण दें। इसका सही उत्तर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ऐसे तो दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम तथा तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी प्रचलन था। जैसे राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चौड़ या चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, तो 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही है। इस प्रकार 9वीं सदी में बरगुण का पलियम ताम्रपत्र, श्रीलंका के पराक्रम बाहु तथा विजय बाहु के सिक्कों पर तथा मोहम्मद गजनवी के लाहौर टकसाल में डाले गए सिक्कों पर लिपि के शब्द अंकित हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की पहचान क्या है? इसका सही उत्तर है, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीरें छोटी तिकोन जैसी है, जबकि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी लंबी होती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है, उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कनौज, गाहड़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार,
जेजाक मुक्ति यानी बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? इसका सही उत्तर है, नागरी शब्द को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसमें कुछ लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। तो मतानुसार शेष नगर तो मात्र नगर है, किंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन लेखक इसे संकुचित मत मानता है। अगला प्रश्न है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है? इसका सही उत्तर है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि इतना निश्चित है कि इस नागरी शब्द का किसी नगर या बड़े शहर से अवश्य संबंध था। पादताडितकम नामक नाटक से ऐसी जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना का पुराना नाम है को नगर कहा जाता था। साथ ही उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं तथा नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित है, संभवतः पटना ही वह नगर हो। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, अतएव देवनगर की लिपि होने के कारण भारत की प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम रख दिया गया हो। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका सही उत्तर है, लेखक का कहना है कि ईसा की 8वीं या 11वीं सदियों के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर से इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका सही उत्तर है, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका सही उत्तर है, अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे और ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज, जो कि 1840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है।